महात्मा गान्धीले यो कुनै फिल्मको गीत पनि यसै गरी छ र महात्मा गान्धीले यो गीतको माध्यमबाट एउटा सन्देश दिनुभएको थियो, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जब संसारमा तपाईँ केही काम गर्न अगाडि आउनुहुन्छ, अगाडि आइसकेपछि 3 किसिमका मान्छे तपाईँको वरिपरि घेरिन्छन्, पोजिटिभ, नेगेटिभ, न्युट्रल। पोजिटिभ मतलब यस अर्थमा कि उनीहरूले तपाईँको कामलाई सपोर्ट गर्छन्, तपाईँलाई हौसला दिन्छन्। नेगेटिभ उनीहरूले सुरुमै तपाईँको कुरा काट्छन्, तपाईँलाई आलोचना गर्छन्। र न्युट्रल त्यो हुन्छ जसलाई तपाईँले गर्नु नगर्नुसँग मतलब हुँदैन। अनि तपाईँको चाहिँ कतिपय मान्छेलाई के हुन्छ भने जब काम गर्न अगाडि निस्किन्छ, काम गर्न अगाडि निस्किसकेपछि तपाईँको नचाहिने कुरामा आलोचना गर्ने, नचाहिने कुरामा कमेन्ट गर्ने र विरोधै गर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। सानो एउटा तपाईँलाई एक्सपिरियन्स सुनाउन चाहन्छु। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि योग सिक्न जाँदाखेरि मलाई मेरै गाउँका साथीभाइहरूबाट चाहिँ बडा चाहिँ आलोचना भएको थियो। जोगी बन्ने हो, काम नलाग्ने हो, केही गर्ने भएन जिन्दगीमा, यसले अब यो चाहिँ भनेर चाहिँ बडा आलोचना भयो, धेरै नै आलोचना भयो, धेरै उडाइने पात्र मध्ये म एक हुन्थेँ यो कारणले गर्दा नि। तर आज 15 वर्ष पछाडि त्यही गाउँका दाजुभाइहरूले मलाई फेरि बाबु मलाई एउटा हात दुखिरहेछ, के गर्ने होला, मलाई यस्तो हुन्छ, के गर्ने होला, यो योगबाट केही चाहिँ समस्याको समाधान हुनसक्छ मलाई सोध्छ। त्यसपछि मलाई के थाहा भयो भने कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोडो बेकार की बातोमा। कहीँ मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् भनेदेखि अर्काले भन्नु टेन्सन लिने, ओहो मलाई अब सिद्धा आएले म चाहिँ के गर्ने, बडा चाहिँ तनाव लिने हुन्छ। त्यो मध्ये म पनि एउटा पात्र थिएँ र अहिले पनि कहिले काहीँ हुन्छ मलाई पनि। तर छोडो बेकार की बातमा कहीँ बित्न जाएन। तिमी जे काम गर्न आएको थियो नि त्यो काम तिम्रो छोडेर जाँदाखेरि तिम्रो ध्यान अर्काले गरेको आलोचनामा गयो भनेदेखि तिम्रो काम अगाडि बढ्न सक्दैन, तिमी काम गर्न सक्दैनौ। याद गर्नुहोस् यो प्रसङ्ग जतिखेर राइट ब्रदर्सले प्लेन बनाउने चाहिँ कुरा भएको थियो, सबैजना मान्छेले भने यो प्लेन उड्दैन, असम्भव छ भनेर आलोचना गरे। जब प्लेन उड्दै बनाएर प्लेन उडाए, अब यो रोकिँदैन, यो चाहिँ अब यो आकाशमा उडाइ हुन्छ भन्ने आज मान्छेले चाहिँ कुरा गरे। कुनै पनि नयाँ कुरा ल्याउनु भयो, कुनै पनि नयाँ भिजन ल्याउनु भयो, कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नुभयो भनेदेखि सुरुमा आलोचना अवश्य भावी छ। आलोचना भएन भने चाहिँ बरु शङ्का गर्नुहोस्, सायद मैले गर्न आँटेको काम चाहिँ अझै ठिक थिएन कि भनेर त यसो सोच्नुपर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि आलोचना हुन्छ। संसारमा मान्छेले आलोचना गर्छ, नयाँ काम गर्नेलाई, कुनै नयाँ बेग्लै ढङ्गले काम गर्नेलाई, समाजमा केही रूपान्तरण ल्याउनको लागि मान्छेले आलोचना सहनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले गीतामा के भनेको छ भने सुख दुःखी सम्यकृत लाभालाभ जया जय ततो युद्ध आयुजस्व नयम पाप माप्सी। सुख र दुःख बराबर हो, लाभ र हानि पनि बराबर हो, जय र पराजय पनि बराबर है। त तेरो काम अगाडि बढिहाल। किन भनेदेखि यो लाभ हानि पनि काम गर्दाखेरि हुन्छ, मान सम्मान पनि काम गर्दाखेरि हुनसक्छ। कसैले मान गर्छन्, कसैले अपमान गर्छन्, तर तेरो लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म त मान पाउँदा मक्क हुने र अपमान हुँदा केही खिन्न भएर काम छोडिदेखि त लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनस्। उत्तिष्ठ जागत प्राप्त बरानी बोधता, उठ जाग र लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म निरन्तर प्रयत्न जारी राख। त्यसकारण यस कामको लागि हामीसँग एउटा ठुलो क्वालिटी हुनुपर्ने रहेछ। त्यो क्वालिटी के भनेदेखि तपाईँले गरेको काम राम्रो हुनु पर्यो, तपाईँले गरेको कामबाट अरू मान्छेलाई अहित हुनु भएन, अरू मान्छेको हित हुने र स्वयं तपाईँको पनि हित हुने हुनु पर्यो। बिचमा बाधा आउँछ भने, बिचमा रोकावट आउँछ भनेदेखि तपाईँ त्यसलाई पन्छाउन सक्नु पर्यो। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज तपाईँसँग मैले विशिष्ट अतिथि लिएर आएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ उपल मजुमदार। उहाँ आइएचजी ग्रुप, इन्टरकन्टिनेन्टल होटल ग्रुप अन्तर्गत रहेको सोल्टी क्राउन प्लाजाको जिएम हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ अहिले नेपालको होटल इन्डस्ट्रीको बारेमा, जस्तो कोभिड-19 पछाडि नेपालको समग्र टुरिज्म क्षेत्र चाहिँ ध्वस्त भइसकेको छ, ध्वस्त करिब भएको छ, केही पनि भएको छैन। यो बेलामा 5 स्टार होटलको अवस्था के छ, नेपालको समग्र टुरिज्म व्यवसायको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग आज डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उपल मजुमदार। आउनुभयो स्वागत गरौँ सर, यहाँ स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम त बहुत अच्छे। अब तपाईँलाई नै सोध्न चाहन्छु म, तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा तपाईँको दिन कसरी बितिरहेछ र तपाईँको स्वास्थ्य के छ, के कस्तो छ? मास्क पनि पहिरनु भएको छ तपाईँले? मैं अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया, सो आई कैन टेक माय मास्क ऑफ। ओके। तो अभी तो बेसिकली आई थिंक पूरा जो हमारा फोकस है इज ऑन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके। तो होटल में भी हमारे लिमिटेड एम्प्लॉइज आते हैं काम पे, और हमने रूल बनाया कि 15 डेज एम्प्लॉय होटल में ही रहेगा, क्योंकि कोई भी गेस्ट आए वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर गेस्ट सेफ्टी, एम्प्लॉय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो हमने जब से लॉकडाउन का शुरू हुआ गवर्नमेंट का मार्च से, हमने रूल बनाया होटल में हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिलके हमने ये एक रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप ये था कि एवरी 14 डेज एम्प्लॉयज विल स्टे इन द होटल, और जब वो टाइम खत्म होगा एंड दे विल लीव, बिकॉज इफ देयर इज रिस्क ऑफ एक्सपोजर तो हम सबका पीसीआर टेस्ट करवाते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट लेके वो घर जाते हैं। ओके, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब बस हम ये जानना चाहता है, कोविड-19 के बाद वर्ल्ड में इसका बहुत बुरा प्रभाव है जी, इकोनॉमिकल
सेक्टर सब बहुत बुरी अवस्था से बिगड़ रहा है। नेपाल में भी वो हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, सोल्टी होटल और समग्र होटल की अवस्था आपने विश्लेषण करने के लिए ये बताइए कि कोविड-19 के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये देखिए, कोविड-19 जो है ये पूरे पृथ्वी का जो आंकड़ा है ये पूरा बदल देगा। ऑलरेडी बदल गया है और आगे और भी बदलेगा। कि इसमें क्या हुआ कि आई थिंक ये वेकअप कॉल था सब लोगों के लिए, यू नो, दैट नॉट टू टेक नेचर फॉर ग्रांटेड। सो अगर आप देखें, जब से ये शुरू हुआ कोविड, लोगों का टेंशन खत्म हो गया, हॉस्पिटल्स खाली हो गए, प्रदूषण खत्म हो गया, यू नो, और इतने सारे चीज थे जो लोग बोलते थे मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है। लोगों को वक्त ही वक्त मिल गया और वो सोच लगे कि हम क्या करें अपने साथ। So I think it's been something which has changed the world forever. पूरा पृथ्वी forever के लिए बदल गया है। और होटल इंडस्ट्री को भी उसी हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। To take care, to work in this को हम कहते हैं the new reality और the new order। हम तो 2020 में विजिट नेपाल 2020 का जो बहुत बड़ा काम करने वाले थे, उसमें बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। तो इसके वजह से वो काम में क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ा? नहीं, अब देखिए, वो तो एक कैंपेन था नेपाल को टूरिज्म मैप में डालने के लिए, क्यों बहुत सारे नए डेस्टिनेशन आ गए हैं। नेपाल इज अ वेरी ओल्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो उसको रिजुविनेट करके हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, आई थिंक दैट्स व्हाट द कैंपेन वाज, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सक्सेसफुल कैंपेन। और ये रोका नहीं गया है। 2022 आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन ने 2022 में इसको दोबारा जारी करने के लिए प्लान्स किए हैं। तो जो काम हुआ है वाज ग्रेट, गुड होमवर्क। जो चीजें तैयार हैं उसको फिर और बेहतर करेंगे, एंड आई एम श्योर नेपाल विल डू वेरी वेल इन 2022। जब कोविड का असर पड़ रहा था नेपाल में, तो नेपाल गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब होटल को हम क्वारंटाइन स्थल बनाएंगे। तो उसमें बहुत होटल वालों ने भी कहा ठीक है, हम तैयार है, क्वारंटाइन स्थल बनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात विरोध में आ गया कि जो क्वारंटाइन तो बनाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा कर रहे हैं, ये सभी आवाज़ आ रहा है। आपके में क्वारंटाइन है या नहीं, और आप महंगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, ऐसा है कि महंगा सस्ता की बात नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है कि एक होटल चलाने में क्या खर्चा होता है। जस्ट मैं आपको और दूसरा चीज़ क्या है कि हाँ, जो कोविड में मजबूरी से आता है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। तो ये दो बातें अलग होती हैं, ठीक है। एक सहायता होता है जो लोग करते हैं, और दूसरा होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या है और उसको आप किस तरीके से कवर कर रहे हो। अगर कोई unnatural profit बनाता है to take advantage of the situation, then that is very very incorrect, और ये होना भी नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से I don't think any hotel is doing that। तो होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने 4-5 कैटेगरीज के होटल बनाए, टूरिस्ट क्लास, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और उसके हिसाब से उन्होंने रेट्स भी डिस्कस किए गवर्नमेंट के साथ, एंड दैट इज व्हाट इज देयर। और कोई होटल उससे ज्यादा चार्ज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल का रेट है 9,000 रुपए पर डे, जिसमें आपको खाना भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, और सारा सुविधा मिलेगा 5 स्टार होटल का। तो ऐसे ही जो टूरिस्ट क्लास होटल है उसका आई थिंक 2,500 या 3,000 रुपए है पर डे। तो इसको उस हिसाब से है। तो आपको एक और चीज समझना है कि एक होटल चलाना इज नॉट लाइक अदर बिजनेस, दिस इज द पीपल्स बिजनेस। तो अगर एक भी एम्प्लॉय में, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अगर एक भी एम्प्लॉय को कोविड होता है, चाहे होटल में हुआ हो, चाहे उसको रास्ते में हुआ हो, या उसका जहाँ रह रहा है वहां पे हुआ हो, किसी का भी हुआ हो, तो उसमें बिल्कुल लाचारी फैल जाती है, एंड नेक्स्ट एवरीबडी स्टॉप्स कमिंग टू वर्क, यू नो। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग चैलेंज जो होटल्स में इसको करने के लिए आगे बढ़ाना पड़ता है। जहाँ पे लोग कहते हैं कि सर हम काम पे आएंगे लेकिन जान जाएगी, या हम काम पे आएंगे हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा कॉलोनी सब बर्बाद हो जाएगा कोविड से, ये रिस्क क्या हम ले सकते हैं? नहीं, आपका बात मुझे समझ में आ गई। आपने कहा कि एक सहायता करना और एक बिजनेस करना तो अलग अलग बात होता है। और जो आदमी की क्षमता है वो उधर आके 9,000 पे करेगा, जिसकी क्षमता नहीं है वो 2,000 में जाएगा, और दोनों में वही जो उनका सेफ्टी वही रहेगा। आप ये बात बता रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या है कि इस टाइम पे हमने न्यूज़पेपर पर ये देखा था
कि बहुत बहुत सारे उद्योग ने अपने कर्मचारी को विदा दे दिया, तलब उसका तलब भी हाफ कर दिया, तो बहुत सारे बेरोजगार होके अब रास्ते पे भी आ गए। तो हम जानना चाहता है कि जानना चाहते हैं कि स्वर्जी होटल ने ऐसा किया कि नहीं किया, और अपने कर्मचारियों को इस टाइम पे उन्होंने क्या सहूलत दी? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा काम आज की डेट पे जो एम्प्लॉयर है उसका ये है, उसका जो मेन उसका उद्देश्य है, हाउ कैन आई कीप द एम्प्लॉय हु हैज वर्कड फॉर सो मेनी इयर्स, कितने साल, हाउ कैन आई कीप हिम, और उसको मैं किस तरीके से उसको एक एश्योरेंस दे के रखूँ कि आपका जॉब सुरक्षित है। तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ सोल्टी होटल नहीं, बाकी भी जितने हमारे 5 स्टार होटल्स हैं और भी जो होटल्स हैं विच कम अंडर द होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल, जो नेपाल का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जिसमें सारे होटल्स हैं, तो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ बात किया और सेंट्रल यूनियंस के साथ बात किया, और उन्होंने एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाया हुआ है। तो वो कमेटी के अंतर्गत करीब 1.5-2 महीना लगा सारा डेटा फैक्ट्स लेके दे पुट टुगेदर अ वेरी गुड स्कीम। और वो स्कीम ये है कि जो एम्प्लॉय काम पे बुलाया जाएगा और काम पे आएगा उसको फुल सैलरी मिलेगा, नो डिडक्शन इन सैलरी, यू नो। पर जो एम्प्लॉय काम पे नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि बिजनेस नहीं है या वो नहीं आ रहा है, उसका एम्प्लॉयमेंट हम नहीं छीनेंगे। ही विल बी पेड 10,000 रुपीज पर मंथ, एंड सो दैट हिज एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड। और जब when the hotel opens back for business या उसको बुलाया जाएगा, they come back on the salary। So ये बहुत मुश्किल से 1.5-2 महीने छल फल होके सारे डिपार्टमेंट्स को लेके होटल इंडस्ट्री ने ये बनाया। और भी और सोल्टी होटल में भी क्या हुआ कि as you know we are the leading hotel company of Nepal और we are the pioneers in hospitality। तो बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए जहाँ लोग कह रहे थे कि सर हमको हमारे फुल एंड फाइनल ड्यूज दे दीजिए, और हम गांव में चला जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। काफ़ी, अब आपको जैसे पता है सोल्टी इज अ 54-year-old होटल, हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका 25 साल 30 साल 35 साल काम करते हुए हो गया, एंड दे आर इन अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। तो हमको भी लगा दैट दिस इज यू नो समथिंग जब हमको भी उनका रिक्वेस्ट लेना चाहिए। तो वी मेड एन इंसेंटिवाइज्ड एग्जिट स्कीम, एक स्कीम बनाया जिसमें बेस्ड अपॉन सर्टेन क्राइटेरिया जो हमने हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ हमारे HR डिपार्टमेंट ने वर्कआउट किया विद द एम्प्लॉयज़ एंड द यूनियंस, वेयर वी आर गिविंग देम सम इंसेंटिव for you know if they leave, plus we are giving them full money of their gratuity, of their dues, leave encashment and all that. It's quite a handsome amount of money. So we supported employees like that. You use win-win theory, वो भी जीत गए और आपका भी हाँ, correct. देखिए, it's not so much win for us, you know. I'm paying on an average, people are getting so much of money, which in other companies they have kept in the company coffers, you know. So, but for us it was that, you know, this is the due of the employees, and if they want this after working with us for so many years, तो हमको भी उनके रिक्वेस्ट को पालन करना चाहिए, और ये हमने किया। We took it up to our board of directors. As you know, Solti is a public limited company. It is not the decision of the general manager, the decision of our board of directors. तो वहाँ पे हमने ये प्रस्ताव रखा, उसका modalities workout किया, and that's a benefit given to employees. It's completely voluntary. And that's how हमने किया। अभी नेपाल में एक आवाज़ भी ये उठ रहा है कि कोविड की वजह से हम सब चीज़ बंद करेंगे तो हम रोग की वजह से नहीं, भूख की वजह से मरेंगे। तो इसी की आवाज़ इतना बुलंद हो गया कि सरकार को भी लॉकडाउन तो उसको भी खोलना पड़ा, और उसमें जो प्रिकॉशन अपना के अपना काम करना चाहिए, ये आवाज़ बड़ा उठ रहा है अभी। तो आपको क्या लगता है? पर्सनली मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि हम सारे प्रिकॉशन अपना के PCR टेस्ट सब अपना के क्या हम होटल खोल सकते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं जी, ऐसा है कि होटल हम ज़रूर खोल सकते हैं, और होटल हमारा खुला भी है, ऑलराइट। और क्योंकि हम उसमें सारे प्रिकॉशन लेते हैं। अब क्या हुआ कि बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ IHG, तो IHG से हमारे पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स काफ़ी आए ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर गेस्ट। और ये अभी नहीं, ये हमको मार्च में आ गया था, फरवरी से कोविड का ट्रेनिंग शुरू हो गया था, और मार्च में हमारे पास आ गए थे। क्योंकि उस टाइम अगर आपको याद है सबसे ज़्यादा कोविड फैल रहा था यूरोप में, और यूरोप में हमारे बहुत सारे होटल्स हैं, तो वहाँ से हमारी काफ़ी लर्निंग्स हुई
किस तरीके से इसको डील करना है, हमको ट्रेनिंग्स क्या करने हैं, इक्विपमेंट क्या चाहिए, प्रोसेसेस क्या बदलने हैं। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे चेंजेस किए। उसके बाद हमने हमारे स्टाफ को उस पर पूरा ट्रेन किया। और उसके बाद हमारे सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बनाए जो बहुत अलग हैं पहले से। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे होटल के रूम में आप जाएंगे, आपको बहुत सारा फोल्डर्स मिलेंगे, किसी में मेन्यूज हैं, किसी में कुछ प्रमोशन है, वो सारे हट गए। सब कुछ जो होटल रूम में रहेगा इज अ सिंगल यूज प्रोडक्ट। अगर कुछ भी चीज है जो मल्टीपल यूज है उसको हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम द रूम। सेकंड, एक प्रोटोकॉल है एवरी डे क्या क्या चीज जो गेस्ट टच करता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, रिमोट कंट्रोल, उसका क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन किस तरीके से होगा, दैट प्रोटोकॉल हैज बीन पुट इनटू प्लेस। फिर एक जो जब एक गेस्ट रूम में है तब कोई भी एम्प्लॉय इज नॉट अलाउड टू गो इनटू द रूम, so you can only enter the room when the guest is not there। तो इस तरीके से हमने काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने डाले और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया और ट्रेन किया। एंड नॉट ओनली दैट, वी इवन वेंट अप्रोच द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, जो नेपाल नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमने बोला ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, इंटरनेशनली आया है, क्लीवलैंड क्लिनिक, CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA एंड WHO, इन सब से ये सारे प्रोसेसेस आए हैं जो IHG ने हमको भेजा और अनिवार्य किया कि हर होटल में जो खुला है उसमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो हमने सारे इम्प्लीमेंट किए। फिर हम नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के पास गए कि नेपाल के हिसाब से भी इसको हमको अप्रूवल करवाना है। तो फिर नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक टीम डाला जिसमें पीर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी थे और उन्होंने आके हमारा प्रेमिसेस विजिट किया। उन्होंने एक एक प्रोसेस देखा हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फिर उनके कुछ सुझाव उन्होंने दिए, वो हमने डाले। कुछ उन्होंने ट्रेनिंग में कुछ बोला पर परिवर्तन करने के लिए, वो हमने किए। So we are a fully certified hotel where employees are safe, the guest is very safe, and business has to carry on with COVID। बहुत अच्छी बात है। कोविड की बेला, कोविड के समय टाइम पे भी बिजनेस कैरी होना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा भी शुभकामना है आपका बिजनेस कैरी होना। और नेपाल की होटल इंडस्ट्री, लोग कहते हैं कि जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप हो नहीं पा रहा है। तो आपके विचार में क्या करना चाहिए कि नेपाल की होटल इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ना अगर मैं बहुत ब्रॉडली बात करूं तो 3 बातें जो हैं बहुत क्लियरली सामने आती हैं। पहली चीज ये है कि हम जो इंडस्ट्री ने हमने डेवलप किया है, ये हमने किसके लिए किया? आर वी डूइंग इट ओनली फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, आर वी डूइंग इट फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, जिसपे सारे हमारे टूरिज्म फिगर, आंकड़े, ये सब होता है, तो काठमांडू के थोड़े से होटल छोड़ के मेजॉरिटी होटल्स में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए। जैसे हमारे होटल में हम बहुत चीजें करते हैं जो एज पर होटल नॉर्म्स इन नेपाल जरूरत नहीं है, बट दे आर मैंडेटरी बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ IHG, जिसके हमारे ऑडिट्स भी होते हैं, ये सब होता है। और सिर्फ रूल्स बनाना नहीं है, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए कि ये रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मेरे होटल में साल में 4 ऑडिट होते हैं। उसमें से एक तो मिस्ट्री ऑडिट होता है जिसमें पता भी नहीं होता ऑडिटर कौन है, और वो आके सारे स्टैंडर्ड असेस करता है, पिक्चर्स लेता है, सब करता है। तो इट इज नॉट जस्ट पुटिंग इन द स्टैंडर्ड बट ऑल्सो हैविंग अ सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्टैंडर्ड, ऑल्सो हैविंग अ सिस्टम ऑफ इंश्योरिंग कि एवरीवेयर द स्टैंडर्ड इज करेक्ट और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सो ये जो चीज है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोड नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का कोड नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हाँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो क्लासिफिकेशन है वो है, तो वही क्लासिफाइड होता है, एंड एज लॉन्ग एज दे फॉलो द क्लासिफिकेशन इट्स फाइन, बट जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है। अब दूसरी जो टूरिस्ट है, डोमेस्टिक टूरिस्ट, एंड आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, उस पर इतना खास काम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से नेपाल में। कि डोमेस्टिक टूरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डोमेस्टिक टूरिज्म भी आदमी पसंद करता है, पर उसमें भी क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक जो नेपाली कस्टमर भी आता है डजंट मीन कि उसको स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, ही आल्सो नीड्स ऑल द स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड। सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं बड़ी लूजली, ये तो लोकल होटल है, इसका क्या मतलब हुआ? देयर इज नथिंग कॉल्ड अ लोकल होटल। अगर होटल है इसका मतलब वहाँ पे पब्लिक जा रहा है। अगर पब्लिक जा रहा है, the first thing which is very important is it safe? वो सेफ है या नहीं, कि वहाँ पे वो आएगा तो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब फूड हाइजीन, नॉट जस्ट कोविड बट फूड हाइजीन है या नहीं, वो खाएगा तो उसका पेट ठीक है या नहीं। वाटर हाइजीन, जो पानी सर्व कर रहे हैं, इज दैट हाइजीनिक और नॉट?
फॉर जो पर्सनल हाइजीन जो एम्प्लॉइज का है वो पूरा है या नहीं। तो ये हाइजीन मैटर जो है दिस गोज अक्रॉस एवरी एरिया। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से काफी कमी है, इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है एंड नॉट जस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट। द सेकंड एरिया इज इन नेपाल इज देयर इज अ ह्यूज लैक ऑफ ट्रेन्ड मैन फोर्स। वर्कफोर्स जो है हमें पास ट्रेन नहीं मिलता है। तो ये बड़ा एक अजूबा है कि एक तरफ को हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं जब हम आदमी ढूंढते हैं आदमी नहीं मिलता है। बिकॉज आपको ट्रेंड आदमी चाहिए जिसको ट्रेनिंग किया हुआ है, जिसको तालीम हासिल है। तो इसमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आप देखिए स्कूल्स तो बहुत सारे होते हैं, ये मैं एग्जांपल लेता हूँ, कॉलेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम यूनिवर्सिटी का होता है और वो इम्पार्शियल होता है, वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड कंडक्ट करता है और उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है। सिमिलरली टूरिज्म में भी ऐसा कुछ नहीं है कि तालीम का केंद्र बहुत है, लेकिन उसमें जो ट्रेनिंग हो रहा है, उसका जो सर्टिफिकेशन हो रहा है वो किस तरीके का है। कितने कॉलेज मैंने इधर देखे, मेरा अपना भाई लोग भी इसी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट ग्रुप पढ़ के विदेश में जाके 5 स्टार होटल में जाके इंटर्नशिप करके नेपाल आए कि उन लोगों का भी वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप ही बता रहे क्या है? नहीं देखिए ऐसा है कि कोई भी आप होटल मैनेजमेंट का अगर कोर्स करते हैं तो उसमें अनिवार्य है 6 महीने से 1 साल आपको होटल में काम करना पड़ेगा एज ट्रेनी। ठीक है, तो ट्रेनी आप नेपाल में करें या कोई बाहर के होटल में करें, इट इज द सेम, इट इज नो डिफरेंट। लेकिन ही स्टिल अ स्टूडेंट। इट इज नॉट कि वो बाहर के होटल में ट्रेनिंग किया तो उसको बहुत कुछ आ गया और यहाँ पे नहीं आया। तो वो जो गैप है एजुकेशन का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा क्या होता है, एक बार आप ट्रेनिंग करके भी आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज से निकले, उसके बाद भी जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं फिर दूसरा रंग ट्रेनिंग का शुरू होता है। यू नो आई स्टार्टेड माय करियर मोर देन 30 इयर्स बैक। तो मतलब मैंने अपना होटल आपका बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर अभी भी बहुत सारा स्कोप है, इसमें तो बहुत सारे आदमी आ सकते हैं। आप तो ये बोल रहे हैं बिल्कुल, यदि आप ट्रेनिंग होना चाहते हैं, आपके पास यदि शिप है तो आप होटल में अभी बहुत सारा स्पेस खाली है, आप बता रहे हैं। करेक्ट। इसे जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, अगर आपने पायलट का ट्रेनिंग किया, सब क्वालिफाई किया, आपको लाइसेंस मिला, डजंट मीन अगले दिन आप एक बड़ा जहाज उड़ा सकते हो। उसके बाद भी आपको एज अ ट्रेनिंग काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आजकल हमने क्या देखा है, जो यंगस्टर्स हैं वो इंडस्ट्री में तो घुस जाते हैं बिकॉज उनको बड़ा ग्लैमर नजर आता है कि होटल तो बहुत बढ़िया जगह है काम करने के लिए, लेकिन जब काम करने को आते हैं लॉट ऑफ देम डोंट स्टे इन द इंडस्ट्री, क्योंकि ये मेहनत करना पड़ता है, इसमें पर्सनल कमिटमेंट बहुत हाई चाहिए और शुरू में जो है लाइफ बहुत टफ है, यू नो, कोई भी इसमें एक्सपर्टीज गेन करने के लिए। और जब तक आप एक्सपर्टीज गेन नहीं करेंगे तब तक आप एक गेस्ट के सामने जाके फुल सर्विस देख के नहीं दे पाएंगे, फिर आप उसके बाद टीम कमांड नहीं कर पाएंगे जब आप और ऊपर जाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है इस इंडस्ट्री में। और जो IHG के अंतर्गत रखे, इसके अंतर्गत आपने बहुत सारे देश में भी काम किया है, करीब 30 साल से आप इस होटल इंडस्ट्री में है। तो आप ये बात बताइए कि नेपाल की 5 स्टार होटल इंडस्ट्री और देशों की तुलना में इस वजह से आगे जा सकता है, कौन सी एक चीज है जो नेपाल में? देखिए नेपाल में एक नहीं, मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा बिकॉज आई थिंक नेपाल इज अ फैंटास्टिक प्लेस और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। क्या है नेपाल में, देखिए सिर्फ एक गेस्ट एक होटल में सिर्फ नहीं आता है। अगर टूरिज्म के लिए आ रहा है या लेजर टूरिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो लेजर के लिए आ रहा है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, वीकेंड में लेजर चाहता है, तो लेजर सिर्फ होटल के खाने पीने से नहीं होता है या बढ़िया स्विमिंग पूल या जिम से नहीं होता है, कि उसके चारों तरफ और क्या क्या चीजें हैं। जैसे नेपाल इज अ प्लेस फिल ऑफ कल्चर। हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं, हमारे लोकल आर्ट्स हैं, तो उसमें हम काफी सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जो आज की डेट पे जो होटल्स बहुत अच्छा करते हैं, जिसका रेटिंग बहुत अच्छा होता है, वो इट इज नॉट जस्ट कि उनके सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, वो तो होना ही चाहिए, इट मस्ट बी देयर, बट व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस यू आर क्रिएटिंग फॉर द गेस्ट। तो वो एक्सपीरियंशियल जो चीज है वो नेपाल में हम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, फ्रॉम माय होटल just for a foreign tourist or even a local tourist to walk to स्वयंभूनाथ, ऊपर तक चढ़े, पूरा वहां से दृश्य देखे, सिर्फ मंदिर नहीं और सिर्फ स्तूपा नहीं, और वहां से वापस आए, इज एन एक्सपीरियंस। सर्विंग लोकल फूड इज एन एक्सपीरियंस। यस, मैं आपको इसी संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया
जो टूरिस्ट लोग आते हैं, अन्नपूर्णा सर्किट में जाते हैं, पोखरा जाते हैं, वो राफ्टिंग करते हैं, होटल में भी बैठते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन आपने कहा कि हम कल्चर में बहुत रिच है। देखिए इधर हमारा कुमारी का यात्रा होता है, अभी मच्छिंद्रनाथ की यात्रा होता है, जो कल्चरल से हम रिच है, ठीक है। तो दशहरी तिहार भी है। तो क्या होटल इन लोगों के साथ मिलके, कल्चर वाले के साथ मिलके, कि इसको कंबाइन करके आगे नहीं हम करते हैं। इट्स नॉट दैट वी डोंट डू, वी डू अ लॉट। एंड नॉट ओनली ये तो फेस्टिवल्स हो गई, तो फेस्टिवल्स के लिए हम फेस्टिवल प्रमोशन करते हैं इंटरनेशनली। देखिए हम भी चाहते हैं लोग आए, होटल में रहे, तो हमारे प्रमोशंस चलते हैं ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ प्रमोशन चल रहा है। तो उसमें जो फेस्टिवल्स हैं हम उसको जरूर प्रमोट करते हैं। हमारे रूम्स में जो अभी मैंने आपको बोला हमने निकाल दी हैं, मैगजीन्स होते हैं, गाइड बुक्स होते हैं, उसके बारे में हमारे स्टाफ को हम ट्रेन करते हैं कि वो गेस्ट को इसके बारे में बता पाए। और जो खूबी है नेपाल की वो है, नेपाल में जो टूरिज्म है और आउटडोर टूरिज्म। आप दुबई जाइए, कुछ भी आउटडोर नहीं है, मोस्टली इंडोर्स है। आप कोई और जाइए, म्यूजियम्स हैं इंडोर, बट नेपाल का जो टूरिज्म है, जो चीज़ें मोस्टली आउटडोर है। और मोस्ट जो चीजें हैं, जैसे आप हाइक पे जाएंगे, यू नो यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, कोई ग्रुप चीज नहीं है उसमें कुछ भी, यू नो। हमारे पहाड़ तो ऐसे है सर कि आप उधर जाके ऊपर जाके बस बैठ भी जाए तो आपको बस परम शांति मिलेगा। सिर्फ वो नहीं है, वॉकिंग करने से भी मिलेगा, पानी भी कुछ और अलग है। वो नहीं है, नेपाल एक ऐसा देश है जो बहुत लोग समझते नहीं है। अब 80 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड ले लीजिए, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, 80 किलोमीटर हाइट पे आपको टॉप मोस्ट प्लेस इन वर्ल्ड मिल जाएगा और बॉटम मोस्ट जंगल्स मिल जाएंगे तराई के। और इसके बीच में सारा टूरिज्म है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इतना सारा जो चीज है नेपाल में, और लार्जली वर्जिन है, लार्जली अनटच्ड है, यू नो, बिकॉज नेपाल में जो भी कारण थे, पावर की शॉर्टेज होती थी, ये सब होता था, इससे इंडस्ट्री डेवलप नहीं किया, प्रदूषण नहीं हुआ, ज्यादातर आदमी, आई बिलीव 50% वर्कफोर्स नेपाल का बाहर काम करता है। तो जो नेचर जो है हमारे पास, जो नेचुरल चीजें हैं, नॉट जस्ट द माउंटेन्स बट सो मेनी अदर फॉना, फोलिएज जो भी है, पूरा अनटच्ड है, और ये चीज आपको नहीं मिलती। तो आपके विचार से तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो बस काम ही कुछ नहीं कर रहे अभी तक, और काम करेंगे तो हम बस दुनिया को दिखा पाएंगे क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। कार्यक्रम रूपांतरण के हम करीब अंतिम स्टेज पर आ पहुंचे, हमारा समय लगभग अंतिम में हम आ पहुंचे। तो अंतिम में मेरा एक प्रश्न है आपके लिए। कार्यक्रम का नाम रूपांतरण है, तो आप उपल मजुमदार आपका जो नाम है, तो आप कैसे आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ, आप कैसे होटल में आ गए? इस इंडस्ट्री तो बहुत सारे है, तो आपका जीवन रूपांतरण को कैसे हुआ? आप जब आप समझते तो थोड़ा पीछे जाके जब आपको याद करना पड़ेगा, तो किस चीज़ से प्रभावित हो गया आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया? देखिए ऐसा है, जब मैं अपने बारे में बोलता हूँ, आई एम अ पीपल्स पर्सन, आई लव पीपल अ लॉट। तो ऐसा नहीं है, मैंने होटल्स के साथ 7-8 साल काम करने के बाद मैंने मेरा MBA किया मार्केटिंग में, उसके बाद मैंने एयरलाइंस में काम किया, उसके बाद आई डिड कंसल्टिंग फॉर मेनी इयर्स एंड देन केम बैक अगेन इनटू होटल्स। तो मैं आपका प्रश्न बड़े अच्छी तरह समझता हूँ कि व्हाट ब्रॉट मी बैक अगेन, कि मेनी टाइम जब आप यंग होते हो, आप कुछ और चीज़ों से ढह जाते हो, इसलिए आप करियर चूज करते हो, बट आई chose to come back to this career, and one of the biggest things is this is a people industry. इसमें your service standard is given by people. आपका बहुत सुंदर गाड़ी हो सकता है, आपका रूम बहुत देखने को सुंदर हो सकता है, आपका खाना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन गेस्ट क्या ढूंढ रहे हैं? लुकिंग फॉर द वार्मथ इन पीपल, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक, यू नो, आई लाइक टू मीट विद पीपल। अगर आप मेरे को अकेला छोड़ दोगे कि आप 4 दिन अकेला रहो और आप टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, आप अपना कंप्यूटर चलाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को लगेगा कि आई नीड टू गो। प्लस व्हाट आई लाइक इज अ वेरी एक्टिव लाइफ। आप होटल एक ऐसा जगह है जहाँ दो जनरल मैनेजर, आई हैव एन ऑफिस, बट वो ऑफिस में मैं बहुत कम मिलता हूँ। सब टाइम यूर आउट ऑन राउंड, जो मीटिंग गेस्ट, मीटिंग एम्प्लॉइज, seeing for yourself क्या हो रहा है। and Solti Ground Plaza is a big property, इसमें काफी सारे जगह देखना पड़ता है क्या है नहीं है, तो you lead a very active life, which is also very good. अगर if I look at myself, जिसमें मैं कंसल्टिंग में था, I was sitting in a desk। एक शब्द में हमको समझना चाहिए कि आप एक्सट्रोवर्ट है, that's why आप इस बिजनेस में जम सकते हैं। जी। कार्यक्रम रूपांतरण का जो निश्चित टाइम है वो
फिनिश हो गया आज का समय इतना ही। आपने हमें टाइम दिया, हमारे बुलाने पे आप आ गए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसे कहते हम बिदा हुन साथै नमस्कार, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा हामीसँग हुन्थ्यो उपल मजुमदार। उहाँसँग आज हामीले होटल इन्डस्ट्रीको बारेमा कोभिड-19 पछाडि 5 स्टार होटलमा परेको प्रभाव र त्यसपछि नेपालको होटल व्यवसायको सम्भावनाको बारेमा डिटेलमा चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रम रूपान्तर आजलाई यति नै। कार्यक्रम रूपान्तरमा आजका हाम्रो अतिथि उपल मजुमदार, उहाँ जो सोल्टी होटलको GM हुनुहुन्छ र कार्यक्रम प्रस्तुता म विद्रुप फ्याल। हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।